गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन की जो डेडलाइन है उसको अगले जून तक जो है पुश कर चुकी है, लेकिन उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज़ जो है उनको कहा है कि लेबलिंग स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी जानी चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि ये लेबलिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि सिटीज़ जो हैं उनमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इसको जो है अच्छे से प्रोवाइड कराया जा सके। 2 स्टेज कंपटीशन रखा गया था और उसके बेसिस पर है ये 100 ये सिटीज़ चूज़ की गई थी। 2016 से लेकर 2018 के बीच में जो है कई राउंड जो है ये ऐसे जो है लिए गए और उसके बेसिस पर ये 100 सिटीज़ चूज़ की गई हैं, जिनको कि 5 साल तक जो है प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिलता था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट 48,000 करोड़ रुपए तक का दिया गया। 5 साल तक लगभग 100 करोड़ रुपए पर सिटी पर ईयर जो है वो दिया गया। इक्वल अमाउंट जो है वो लोकल या फिर जो स्टेट ने भी डाला इसमें। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे स्कीम के, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाई जा सके। ठीक है, अगर हम इसकी अचीवमेंट देखें तो 74% जो है लगभग इसके टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जो टोटल लगभग 73,000 करोड़ के आसपास जो है वो सिटीज़ को ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। अब हम देखते हैं ये लेबलिंग स्ट्रेटजी क्या है। लेबलिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक एज अ पायलट शुरू किया गया था 15 सिटीज़ में और बाद में उसको एक्सपैंड करके बाकी की सारी 100 सिटीज़ में भी जो है वो इनिशिएट कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है कि कॉमन इमेजरी जैसे कि मिशन का लोगो, स्टिकर बोर्ड्स, साइनेज या फिर बाकी का मटेरियल जिससे कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके वो जो है बनाया जाता है। ये लेबलिंग एक्सरसाइज कोई मार्केटिंग के लिए नहीं की जाती है, बल्कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को देने के लिए जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि सिटीज़न की फीडबैक और प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो पूरा जो आपका लूप होता है वो हम उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे ये लेबलिंग स्ट्रेटजी करके। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको 31 अगस्त तक जो है वो लेबलिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। ये 100 की 100 सिटीज़ को कहा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट डेटा जो है पार्लियामेंट में जो टेबल किया गया है उसके मुताबिक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ रहा है, जबकि जो क्लेम पेमेंट है वो कम हो रही है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? साल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको एडमिनिस्टर करती है। ये बेसिकली आपके कवरेज देती है पूरे क्रॉपिंग साइकिल को, प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट और इवन मिड सीजन एडवर्सिटीज़ के अगेंस्ट जो है ये कवरेज देती है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फार्मर्स को दिया जाता है अगर वो कोई भी क्रॉप लॉस या डैमेज सफ़र कर रहे हैं। उनकी इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये फार्मिंग में ये जो है सपोर्ट दिया जाता है और क्रेडिट फ्लो जो है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो ठीक से चलता रहे, वो भी ऑफ कोर्स इंश्योर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें है कि जिसने लोन लिया हुआ है फार्मर ने उसके लिए तो कंपलसरी है और बाकी जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं उनके लिए ऑप्शनल है, उनको वो चाहे लें या ना लें उनके ऊपर डिपेंड करता है। इंश्योरेंस कवरेज जो है वो कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए ही लिमिटेड है, जिसकी जो है नोटिफाइड क्रॉप्स की लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल क्रॉप्स, एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये सब जो है शामिल होती हैं। कुछ एक्सक्लूजन्स अगर हम देखें तो अगर समझ लो कोई वॉर या न्यूक्लियर रिस्क होता है, मैलिशियस डैमेज या फिर कोई अदर प्रिवेंटेबल रिस्क होता है तो उसमें जो है कवरेज का पैसा नहीं मिलता है। प्रीमियम अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म प्रीमियम है 2% का, जो कि खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों के लिए दिया जाता है। खरीफ क्रॉप्स के लिए दिया जाता है और रबी क्रॉप्स के लिए जो है वो 1.5% का जो प्रीमियम होता है रबी क्रॉप्स के लिए। अब अगर एनुअल कमर्शियल हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में देखें तो प्रीमियम जो है वो 5% रहता है। 95 से लेकर 98.5% तक की जो एक्चुअल प्रीमियम अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शेयर करती हैं आपस में 1:1 की रेशियो में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि लगभग 17.5 लाख लोग जो हैं उन्होंने 2011 से लेकर अभी तक जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है वो गिव अप कर दी है। अब
कैसे जो है इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप किया जा सकता है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो है वो 3 मोड्स बताए गए हैं कि कैसे इंडियन सिटीजन जो है वो अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर सकते हैं। पहला है बाय रिनंसिएशन, मतलब अगर कोई अपनी फुल एज में और कैपेसिटी में है तो इंडियन सिटीजनशिप वो एक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है वो अपनी गिव अप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वॉर चल रही है, समझ लो कि कोई चाइना में की सिटीजनशिप लेना चाहता है और वो कोई वॉर चल रही है हमारे साथ चाइना की, और इंडियन जो सिटीज़न है वो अपनी सिटीज़नशिप देना चाहता है उस टाइम पर कि मैं अब इंडियन का सिटीज़न नहीं रहना चाहता। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि क्या वो इस सिटीज़नशिप को छीने उनसे, या फिर उनकी जो सिटीज़नशिप जो ये गिव अप कर रहे हैं उसको वो गिव अप करें या ना करें। तो कई बार तो ऐसा हो सकता है ना कि आप एनिमी के साथ मिले हुए हो, जब आपको लगा कि आप पकड़े जाने वाले हो, तब आप जो है वो ये सिटीज़नशिप अपनी गिव अप कर दो और वहाँ से आप पहले ही भाग जाओ। ठीक है, तो इसीलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है कि आप उसकी वो सिटीजनशिप की जो है रिक्वेस्ट को उस टाइम पर होल्ड पर रख सकें। ठीक है, और अगर कोई मेल पर्सन अपनी सिटीजनशिप को जो है रिनाउंस करता है तो जितने भी माइनर चाइल्ड हैं उनके, वो भी जो है वो इंडियन सिटीजनशिप जो है उनकी चली जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स उस चाइल्ड के पास ऑप्शन होता है कि जब वो 18 साल के वापस हो जाएंगे तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। फिर एक होता है आपका बाय टर्मिनेशन, मतलब कोई सिटीज़न ने वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो ऑफ कोर्स उसकी जो है इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। फिर ये भी प्रोविज़न जो है टाइम्स ऑफ वॉर के टाइम पर अप्लाई नहीं होता है। इसके रिलेटेड प्रोविजंस भी जो हैं वो अथॉरिटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये सिटीजनशिप रूल्स प्रोवाइड करेंगे उनके ही द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या ये जो उन्होंने सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की ले ली है वो उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप उनकी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। एक होता है बाय डेप्रीवेशन, मतलब कि कंपल्सरी उनकी जो सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया गया है। ऐसा जो है तब हो सकता है चाहे कोई भी सिटीज़न जो कि चाहे नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल, रेजिडेंस किसी भी बेसिस पर चाहे वो सिटीज़न हो, लेकिन अगर उन्होंने जो है इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉड से ली है, कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से ली है, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है डिसलॉयल्टी दिखाई है, कोई अनलॉफुल ट्रेड किया है या कम्युनिकेट किया है एनिमी के साथ एक वॉर के टाइम पर, किसी और दूसरी कंट्री में वो 2 साल से ज़्यादा जो है उनको जेल हुई है, या फिर वो इंडिया में जो है 7 साल से ज़्यादा जो है वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है वो नहीं रहे हैं पिछले 7 साल से ज़्यादा, तो उनकी जो है बाय डेप्रीवेशन उनकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कई महीनों के बाद जब डार्ट मिशन जो है वो क्रैश हो चुका है, तो ये एस्टेरॉयड जो डायमॉर्फस जिस पे मिशन क्रैश हुआ है, ये देखा गया है हबल टेलीस्कोप से कि उस पर जो है बोल्डर्स जो हैं वो सब एस्केप होना शुरू हो चुके हैं। तो ये डार्ट मिशन क्या था इसके बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा मिशन डिज़ाइन किया गया था जो कि एक एस्टेरॉयड को जाकर लगा और उसने उसके जो है पूरी एक तरह से पाथ को डिफ्लेक्ट करने का ये मिशन था। तो क्योंकि हम चाहते थे कि एक नासा रादर चाहता था कि वो एक ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिससे कि फ्यूचर में कभी कोई एस्टेरॉयड अगर जो है अर्थ से टकराने वाला हो तो उसके पाथ को जो डिफ्लेक्ट करने के लिए एक मिशन, मतलब डार्ट का मतलब क्या होता है, जो आप एक एरो मारते हो, उसको अपने पिन पॉइंटेड एरो मारा और आपने उस एस्टेरॉयड के जो है पाथ को, मतलब उसको तोड़ दिया और उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो नवंबर 2021 में ये मिशन को लॉन्च किया गया था और इसने डायमॉर्फस नाम के एस्टेरॉयड के साथ जो है कोलाइड किया 26 सितंबर 2022 को, और उसके जो है ऑर्बिट को बाय 33 मिनट्स डिफ्लेक्ट कर दिया। ऐसा पहली बार ह्यूमैनिटी में किया गया था कि एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के जो है उसको डायरेक्टली चैलेंज किया गया हो, उसके मोशन को चेंज किया गया हो स्पेस में। अब ये बोल्डर्स क्या होते हैं? बोल्डर्स बेसिकली कोई भी रॉक फ्रेगमेंट जिनकी 25.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा की जो है वो डायमीटर में साइज़ होता है, उसको हम बोल्डर्स कहते हैं। बोल्डर्स जो हैं वो कई टाइप ऑफ रॉक से बने हो सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से, और उसकी कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो, हाइड्रो नहीं, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने एक सक्सेसफुली एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको कहते हैं हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है ह्यूमिड एयर से।
ठीक है। तो ये हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एक टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है जिसके पास ये पोटेंशियल है कि वो ह्यूमिडिटी जो है एयर की उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो कैसे काम करेगा ये? एक टाइनी डिवाइस जो है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स और थिन लेयर ऑफ मटेरियल जिसमें कि नैनोपोर्स लगाए हैं वो बना दिया गया है, जिसमें कि क्या होता है फिर जो ये ह्यूमिड एयर है उसमें उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं और जो एयर के वो पास होते हैं इस डिवाइस के थ्रू। जब ये मॉलिक्यूल्स अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में जाते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं नैनोपोर्स के एजेस के साथ। उससे क्या होता है कि बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है इम्बैलेंसेस की वजह से चैम्बर में जो है। फिर उससे क्या होता है कि ये डिवाइस जो है एक मिनिएचर बैटरी की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आपके क्लाउड में जो सेम फंक्शन चल रहा होता है ना जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक या लाइटनिंग होती है, सेम वही जो है प्रोसीजर आप समझ लो। और उसकी वजह से जो है लाइटनिंग बोल्ट्स होती हैं और यही जो है एयर ह्यूमिडिटी को हम बेसिकली यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में उसके थ्रू हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एयर ह्यूमिडिटी लेकिन जो है उससे जो इसका एडवांटेज ये है कि एयर ह्यूमिडिटी हमेशा ही मोस्टली हर जगह आपको मिल जाएगी और कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल है, तो ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है। चैलेंजेस ये हैं कि इससे बहुत ही कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाती है, इसलिए इसको स्केल अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक सॉलिड कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इलेक्ट्रोलाइट में से, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करवा सकते हो। और इलेक्ट्रोड जो हैं वो कई डिफरेंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चाहे बैटरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और दो तरह के जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, टर्मिनल होता है। कैथोड जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एनोड से कैथोड में, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। नैनोपोर्स क्या होते हैं? टाइनी होल्स जो कि आपके कई नैनोमीटर से के डायमीटर में होते हैं, और ये कई तरह के मटेरियल में आपको देखने को मिलेंगे, बायोलॉजिकल सेल्स, सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स और इवन ग्राफीन में भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ने रिसेंटली ट्रायल टेस्ट दिया है मेन इंजन का, लॉन्ग मार्च 10 का। तो ये लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट क्या है? ये बेसिकली चाइना का न्यू रॉकेट कैरियर है जो बेस्ट डिज़ाइन तो किया गया है मून लैंडिंग मिशंस के लिए, लेकिन ये रॉकेट जो है क्रू मॉड्यूल ले जाने के लिए भी केपेबल है। चाहे वो लूनर लैंडर हो जो कि अर्थ मून ट्रांसफॉर्म और ऑर्बिट में लेके जाने वाला हो, चाहे उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फीचर अगर हम देखें तो इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है। इसमें सरफेस कैप्सूल, रिटर्न कैप्सूल, एस्केप टावर लगे हैं। क्रू कैप्सूल भी इसमें जो है डिज़ाइन किया गया है ताकि जो है ऑर्बिट करना हो जब मून के आसपास तो वो भी किया जा सकता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन एज प्रोपेलेंट्स इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन इसमें कहाँ यूज़ आ रहा है। तो एक्चुअली टियांगोंग स्पेस स्टेशन की भी जो है लॉन्च इसी रॉकेट से किया गया। तो टियांगोंग एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो कि चाइना ने बनाया है। करंटली ये लो अर्थ ऑर्बिट में है और ये ऑपरेशनल रहेगा 2028 तक, और इसका साइज़ लगभग आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितना ही है। चाइना थर्ड कंट्री बनी है जिसने कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं स्पेस में भेजे हैं, और एक अपना स्पेस स्टेशन भी जो है उन्होंने बनाया है, ठीक है, आफ्टर सोवियत यूनियन और यूएस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल। ये टॉपिक आपके ऑफ कोर्स आपके सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने जो है अपने वॉरशिप्स को इक्विप करना शुरू कर दिया है मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या होता है? बेसिकली एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि रिकन्फिगरेबल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपोनेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस और कन्वर्ट किया जा सके। तो क्योंकि ये आपके अनलाइक ये रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये जो रेडियो डिवाइसेस क्योंकि डिजिटाइज हैं तो ये हाईली फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल होते हैं, और ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिससे कि वायरलेस वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा सकता है। अब ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल क्या है? ये इंडियन नेवी का जो वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ये एक 4 चैनल जो है आपका सिस्टम है, मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैक माउंटेबल। ये शिप से शिप की कम्युनिकेशन, शिप से शोर की कम्युनिकेशन, शिप से एयर की कम्युनिकेशन, जो भी वॉइस डाटा कम्युनिकेशन है वो फैसिलिटेट कर सकता है। और ये चारों के चारों चैनल्स को इकट्ठे भी चला सकता है, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इसमें वेव फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे नैरो बैंड हो चाहे वाइड बैंड हो, और इससे कम्युनिकेशन फैसिलिटेट किया जा सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is smart cities mission. This topic is important for your governance section and also your economy section. So government of India is pushing the deadline of its smart cities mission to next June. That is June 2024. Meanwhile, it has also asked the 100 smart cities who have taken part in this mission to start implementing the labeling strategy by August 31st this year. So first of all, we have to understand what is smart cities mission. It was launched in 2015, and the objective of this mission is to promote cities with core infrastructure, clean and sustainable environment. So these 100 cities were selected between 2016 and to 2018 through a two-stage competition, with each city getting 5 years from their selection to complete the projects. So it's a centrally sponsored scheme, and under this program, central government has given financial support to the extent of 48,000 crores over 5 years. On an average, about 100 crore rupees per city was given per year. So objective of smart cities mission is to drive economic growth and improve quality of life, and there is also focus on sustainable and inclusive development. So what are the achievements of this mission? So 74% of these 8,000 projects which have been sanctioned for these 100 smart cities have already been completed, and a total of about 73,000 crores have already been released to these cities. So then what is this labeling strategy? This labeling strategy is basically, it was initially rolled out for 15 cities, but now it has been extended to all 100 cities. It is basically using logos like or common imagery like logos, stickers, boards, signage, etc., to make people aware about this mission and the achievements. So this labeling exercise was not marketing, but it was rather meant for creating awareness and providing information to all the stakeholders, including the citizens. This will of course strengthen the loop between citizen feedback and even program implementation. So the next topic is Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This topic is important for our economy section. So the latest data which has been tabled in Parliament by Union Minister for Farmers Welfare has shown that agriculture insurance premium has been going up while claims payment is down. So what is this scheme? So it was launched in 2016 and it is administered by Department of Agriculture. The aim of this mission is to support production in agriculture, and also it covers the entire cropping cycle from pre-sowing to post-harvest and mid-season adversities. The objective of this mission is to provide financial support to farmers who have suffered from crop loss or damage, stabilize the income of farmers, and ensure that flow of credit to agriculture sector does not stop. So the eligibility criteria, if we look at it, then it is compulsory for all loany farmers, and most of the farmers are having certain forms of loan on them. That's why its coverage is very high, and it is of course optional for non-loany farmers. So the insurance coverage is limited to specific crops which are notified time and again. It generally includes food crops, oil seeds, annual commercial crops, etc. But there are certain exceptions, in which case the coverage amount is not given. For example, if there are losses rising out of war and nuclear risks, malicious damage, or other preventable risks, which are of course all excluded from the claims. If we look at the premium, then there is uniform premium of 2% on kharif crops, 1.5% for all rabi crops. In case of annual commercial and horticultural crops, the farmers have to pay 5% premium only. The rest of the 95 to 98.5% actual premium is borne by state and central government in 1:1 ratio. So the next topic is modes of losing Indian citizenship. This topic is important for your polity section. So External Affairs Minister has recently said that more than 17.5 lakh people have given up their Indian citizenship since 2011. So Citizenship Act lays down three modes by which an Indian citizen may lose his or her citizenship. First, of course, is by renunciation. Second is by termination, and the third one is by deprivation. In the first case, by renunciation, generally any Indian citizen who is of full age and capacity can renounce his Indian citizenship by making a declaration to that effect. But in case of a war, this declaration can be withheld by the central government. Okay, so like I was telling you that in case the citizen has uh, collaborated with an enemy and tried to trade secrets of India with that enemy, then to prevent himself from being caught, he or she may
give up his Indian citizenship and fly away back to that country. So that's why during wars, central government will decide whether the person's renunciation of citizenship has to be accepted or not. If a male person renounces his citizenship, then every minor child of him ceases to be an Indian citizen. But of course, then these children who are also given an opportunity that once they attain the full age, that is 18 years, they can resume their Indian citizenship. Okay. So by termination also, if a if a citizen of India has acquired voluntarily acquired citizenship of another country, then also his Indian citizenship gets terminated. But this does not apply during times of war, like for the same provisions, for the same reasons. Uh, by deprivation also, this citizenship can be taken away, which means that compulsory termination of Indian citizenship. Any citizen of India, no matter how they have acquired Indian citizenship by naturalization, registration, domicile, or residence, if they have obtained their citizenship by means of fraud, false representation, concealment of any material fact, then their citizenship can be terminated. If they have shown disloyalty to the Constitution of India, unlawfully traded or communicated with the enemy during a war, they have been imprisoned in a foreign country for about 2 years, and they have been ordinarily resident out of India for 7 years, then also in these cases, their citizenship would be compulsorily terminated. So the next topic is double asteroid redirection test. This topic is important for your science and tech section. Months after the double asteroid redirection test mission has crashed into asteroid Dimorphos, the Hubble telescope has recently observed boulders escaping out. So what is the DART mission? It's a spacecraft which has been designed to test a method of deflecting an asteroid for planetary defense. So basically it was a mission in which an asteroid was deliberately targeted so as to destroy it and deflect its orbit. So the NASA was trying to test its technology, that in case in future an asteroid is going to collapse with the Earth, then of course we can use this mission or expertise derived from this mission to target that asteroid and deflect its path. So this mission was launched in November 2021, and it collided with the asteroid Dimorphos in September 2022, and this is the first time humanity intentionally changed the motion of a celestial object in space. So what are these boulders? Boulders are basically rock fragments which are larger than 25.6 centimeters. They can be made up of various types of rocks, including igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. So the next topic is hydroelectricity. This topic is important for your science and tech section. So researchers have recently developed a technology called hydroelectricity, which can of course generate electricity from humid air. So this is also a type of renewable energy. Okay, and under this technology, a tiny device which comprises of electrodes and a thin layer of material filled with nanopores is deployed. Then the water molecules from the air are made to pass through that device. The molecules move from an upper chamber to a lower chamber. When they interact with the edges of nanopores, there is a buildup of electric charge imbalances which between the chambers, which creates this electricity. So this is basically the same process which happens in clouds, and the lightning is generated through it. So this process basically transforms the device into a miniature battery, generating continuous electricity. So what are the advantages of this process? Because air humidity is almost continuously available, then of course we can make it a sustainable reservoir of energy. But there are challenges also, because the electricity or the amount of electricity produced is very less, just about a fraction of a volt. There is a need to of course scale up this technology to meet the practical energy demands in a which is also a significant hurdle for it. So what is an electrode? Electrode is a solid conductor which conducts electricity to and from an electrolyte, and it is used in many different applications, from batteries to electrochemical cells and electroplating. So the electrodes consist of two types of there are mainly two types of electrodes: anode and cathode. Anode is the negative terminal and cathode is the positive terminal. Electrons flow from anode to cathode, and this flow of electrons generally create an electric current. So what are nanopores? Nanopores are tiny holes which are typically on the order of few nanometers in diameter, and they are found in variety of materials including biological cells, synthetic membranes, and even graphene.
So the next topic is Long March 10 rocket. This topic is important for your science and tech section. So China has recently carried out a trial test on the main engine of Long March 10, which is a new carrier rocket designed for manned moon landing missions. So Long March 10 rocket is China's new carrier rocket. It will be capable of firing crew module along with a lunar lander to Earth Moon transfer orbit. It has a modular design. Consists of a service capsule, a return capsule, and an escape tower. And this crew capsule has been designed in such a way that it is meant for operations in orbit around the moon. This vehicle is using liquid hydrogen, liquid oxygen, and kerosene as propellants. Then, what is this Tiangong space station? Actually, this Long March 10 rocket was also used to launch this Tiangong space station. So, Tiangong, which means heavenly palace, is a modular space station which is being constructed by Chinese space administration. So parts of this space station have already been launched using this Long March 10 rocket, and this is the first space station built by China. It is currently in the low Earth orbit, and it is expected to be operational until 2028. So it is about the size of of the International Space Station, and China has become the third country in the world to have put both astronauts in space and to have built a space station also, after US and Soviet Union, of course. So the next topic is software defined radio tactical. This topic is important for your science and tech section and also your security section. So Indian Navy has recently begun equipping its warships with made in India software defined radio. So what is a software defined radio? It is a radio communication system which employs reconfigurable software based components for processing and conversion of digital signals. Unlike traditional radio communication systems, because these are using digital signals, that's why these radio devices are highly flexible and versatile. This is an emerging technology which is used to connect ever increasing wireless world. Then what is this software defined radio tactical which is being employed by Indian Navy? So it is built indigenously by Indian Navy's Weapons and Electronic System Engineering establishment. It is having a 4-channel, multi-mode, multi-band, 19-inch rack-mountable ship-borne software-defined radio system. The intent is to serve ship-to-ship, ship-to-shore, ship-to-air voice data communication for network-centric operations, of course, and it supports multiple it supports simultaneous operations of all 4 channels also, the ship to ship, ship to shore, ship to air voice data communication, and it can be deployed in multiple types of waveforms for narrowband and wideband applications. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.